एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 130 है। 129 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर ईआरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, बहुत सारे लड़के पूछते हैं कि सर ये यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ही ठीक है या किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब कि एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है, वही क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओनली जो यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आरओ की कर रहे हैं वही केवल देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ये कह रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण आर कह रहा है राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, इसमें सही उत्तर आपको चूज करना है। पहला क्या बोल रहा है, कथन ए कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देखिए, जिस टाइम पे कोई भी इंसान अगर भारत का नागरिक, भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, जिस ड्यूरेशन में, उस ड्यूरेशन में जो है कि किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है उन पे। बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो होता है कि संविधान के ऊपर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राष्ट्रपति का जो पद होता है संविधान के ऊपर हो। ये जो है कि संविधान में ही इनका वर्णन किया गया है राष्ट्रपति जी का। संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, 52 नंबर है, ठीक है, अनुच्छेद 52 है, इसके तहत जो है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि इसके अकॉर्डिंग संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें पहला आपका सही है, दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति जी हैं, इनका पद संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान में ही इनका वर्णन किया गया है इनके पद का। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा कथन ए सही है, किंतु कारण आर जो है कि क्या है, वो गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? एम मोलिना, एस सेलेंड, जे फारमैन, एम एल पैरी। वह कौन सा वैज्ञानिक था जो कि सबसे पहले अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? तो कौन सा वैज्ञानिक था? तो वो थे जे फारमैन। जे फारमैन ने 1985 ईस्वी में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किया था इन्होंने। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात में, तेल शोधन में, तेल अनुसंधान में, तेल विपणन में। देखिए, ऑयल एक उपक्रम है जो कि संलग्न है, किसमें संलग्न है, तो ये संलग्न है तेल अनुसंधान में। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ऑयल ये जो है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, विकास और उत्पादन तथा तेल परिवहन में संलग्न है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका ईयर दिया गया है। देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये जो है कि कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 1973 में। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट टाइगर हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो, चाहे हुंगल परियोजना हो, लाल पंडा परियोजना हो, कोई भी परियोजना स्टार्ट की जाती है इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था,
तो 1992 में हुआ था। हुंगल परियोजना की शुरुआत 1970 में हुआ था और लाल पंडा परियोजना की शुरुआत जो है कि 1994 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उसका एक स्थानिक घटक है। वह एक समृद्ध तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात की जा रही है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, अगर एक लाइन में इसका परिभाषा देखें तो जिस तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर सहयोग से जीवन का निर्वहन करते हैं वो क्या कहलाता है? पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है यह एक जो है कि सुसंरचित कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। जो सारा जैवमंडल है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र ही है। इसका एक स्थानिक घटक भी है, ये भी आपका सही है। और यह एक समृद्ध तंत्र है। देखिए ये समृद्ध तंत्र नहीं है, यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना ये जो है कि एक खुला तंत्र है, ना कि समृद्ध तंत्र है। देखिए इसमें ऊर्जा का निवेश तथा निकास होता रहता है। तो ये जो है कि आपका सही नहीं है, मतलब ये गलत है, डी ऑप्शन। आयोडीन एवं पोटास के लिए महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन है। हरा शैवाल, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। पूछा जा रहा है कि आयोडीन और पोटास के लिए जो इंपॉर्टेंट समुद्री संसाधन है वो कौन सा है? तो वो है आपका भूरा शैवाल। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो भूरा शैवाल है ना उसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, जिसके कारण जो है कि इसमें पोटेशियम लक्षण निकाले जाते हैं। देखिए लेमिनेरिया एक भूरी शैवाल है जिसके टिंचर आयोडीन बनाई जाती है उससे। ठीक है, तो भूरा शैवाल जो है कि इससे आयोडीन और पोटास के लिए ये समुद्री संसाधन ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? एसएन सेन को, कैलाश नाथ काटूच को, रफी अहमद किदवई को, गोविंद बल्लभ पंत को। 1937 के चुनाव के पश्चात जो यूपी में गठित मंत्रिमंडल थी उसमें वित्त विभाग के बारे में बात की जा रही है कि वित्त विभाग किसको सौंपा गया था। तो देखिए 1937 में जो चुनाव हुआ, ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ संयुक्त प्रांत के लिए, मतलब यूपी का पहले नाम था संयुक्त प्रांत। तो इसमें जो है कि 228 सीटों में से 134 सीट जो है कि किसको मिली थी? तो 134 सीटें जो है कि कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, और संयुक्त प्रांत में जो है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, और इस सरकार में मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी को बनाया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत को। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम भी यही है, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, इनको बनाया गया। उसके बाद से कानून एवं न्याय मंत्री किसको बनाया गया? तो कैलाश नाथ काटूच को बनाया। ठीक है, और रफी अहमद किदवई को क्या कौन सा विभाग दिया गया? तो वित्त मंत्री, मतलब वित्त विभाग सौंपा गया रफी अहमद किदवई को। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। देखिए जो 9 डिग्री चैनल है किसके किसके मध्य है? तो 9 डिग्री चैनल जो है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। तो ये आपका सही है। 8 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। देखिए अंडमान व निकोबार को कौन सा चैनल विभाजित करता है? तो वो है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है कि अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। और जो 8 डिग्री चैनल है ये किसको विभाजित करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है कि मालदीव व मिनिकॉय को विभाजित करता है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल जो है कि अंडमान व निकोबार को विभाजित करता है। तो इसमें पहला तो सही है बट दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करना है। जो धौलाधार
श्रेणी है वो पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। बिल्कुल सही है कि धौलाधार जो है वो पीर पंजाल के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये भी आपका सही है, ठीक है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। देखिए सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो क्या है आपका ट्रांस हिमालय है सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद से कौन सा हिमालय है? उसके बाद से आपका आता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को क्या बोला जाता है? महान हिमालय बोला जाता है। उसके बाद से आता है आपका लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मध्य हिमालय। उसके बाद से आता है बाह्य हिमालय, ठीक है, इसको बोला जाता है शिवालिक। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, बृहद हिमालय महान हिमालय को बोला जाता है, लघु हिमालय मध्य हिमालय को बोला जाता है और बाह्य हिमालय जो है ये शिवालिक को बोला जाता है। देखिए अगर ये इसी सीरीज में रहे तो ऊपर क्या है? ऊपर उत्तर है और नीचे जो है कि दक्षिण है। तो यहां पूछा जा रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय यहां पड़ता है और महान हिमालय किसको बोला जाता है? तो महान हिमालय बोला जाता है बृहद हिमालय को। तो ट्रांस हिमालय जो है कि महान हिमालय के कहां पे? दक्षिण में है या उत्तर में है? तो यहाँ पे ये उत्तर में है। देखिए बृहद हिमालय है और इसके ऊपर है ट्रांस हिमालय। तो बृहद हिमालय के तो उत्तर में ट्रांस हिमालय है ना, तो यहाँ पूछा जा रहा है ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। ये गलत है। जो ट्रांस हिमालय है वो महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो ट्रांस हिमालय है उसको क्या बोला जाता है? तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तो ये आपका ये भी सही है। गलत कौन सा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान करना है, तो असत्य कथन आपका सी है। ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय के उत्तर में सिचुएटेड है। बृहद हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। देखिए बृहद हिमालय में जो चोटियां पाई जाती हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए सब सारी जो है कि बृहद हिमालय में पाई जाती है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें धौलागिरी की, तो धौलागिरी जो है कि इसका स्थिति कहाँ पे है? तो नेपाल में पड़ता है और ये जो है कि 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत की हम बात करें तो ये भारत में पड़ता है, 8,124 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी की हम बात करें तो 7,186 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये भारत में पड़ता है। और कंचनजंगा की हम बात करें तो इसकी हाइट जो है कि 8,598 मीटर है और ये जो है कि भारत में सिक्किम और नेपाल की सीमा पे पड़ता है। तो इसमें सबसे ऊंचा कौन सा दिख रहा है? तो सबसे ऊंचा दिख रहा है आपका कंचनजंगा, 8,598 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। प्रमुख वृक्ष एवं वनस्पति के प्रकार का गलत युग्म बताइए। आबनूस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, होलक आर्द्र सदाबहार वनस्पति, चंदन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, पलास आर्द्र सदाबहार वनस्पति। देखिए जो आबनूस वृक्ष होते हैं, मतलब वृक्ष दिया गया है और ये किस प्रकार की वनस्पति है, इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। आबनूस जो है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है, ठीक है, बिल्कुल सही है। होलक ये अर्ध सदाबहार वनस्पति है, ये भी सही है। चंदन का जो पेड़ होता है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति होती है। और पलास का वृक्ष के बारे में बात करें तो ये अर्ध सदाबहार वनस्पति नहीं होता है, ये होता है शुष्क पर्णपाती वनस्पति बोल सकते हैं या फिर उष्णकटिबंधीय शवाना वृक्ष बोल सकते हैं इसको, पलास को। ये हो जाएगा आपका डी। गलत युग्म की पहचान कीजिए। मूला परियोजना महाराष्ट्र में, बाकली बांध परियोजना राजस्थान में, मोठा नहर पश्चिम बंगाल में, बेर परियोजना महाराष्ट्र में। इसमें आपको गलत युग्म बताना है। कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है और इनकी स्थिति दी गई है कि ये कहाँ पे है। मूला परियोजना कहाँ पे है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। बाकली बांध परियोजना राजस्थान में है। मोठा नहर ये कहाँ पड़ती है? तो इसकी स्थिति पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसकी स्थिति जो है कि महाराष्ट्र में है, तो ये आपका गलत है। और बीर परियोजना ये आपका महाराष्ट्र में है। यहाँ गलत पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कंबम घाटी तमिलनाडु, चुंबी घाटी सिक्किम, जुकू घाटी मिजोरम, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश। इसमें आपको गलत बताना है, ठीक है। कंबन घाटी कहाँ पे? तमिलनाडु में है।
चुंबी घाटी कहाँ पे है? ये आपका सिक्किम में पड़ता है। जुकू घाटी ये आपका मिजोरम में नहीं है, ये आपका नागालैंड में है, ठीक है। और चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये आपका गलत कौन सा है? सी ऑप्शन। जुकू घाटी कहाँ पे है? तो ये आपका नागालैंड में है। पर्वत या उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। जवादी पर्वत तमिलनाडु, वैलीकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, पालकोंडा पर्वत मध्य प्रदेश, सेवराय पर्वत तमिलनाडु। पर्वत और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। जवादी पर्वत कहाँ पे है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। वैलीकोंडा पर्वत ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पालकोंडा पर्वत ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शिवराय पर्वत ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। औषधि चट्टानों परतों के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी के भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर औषधि चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे बात की जा रही है किसके संबंध में? तो औषधि चट्टानों के संबंध में। जो औषधि चट्टानें हैं ये परतों के रूप में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है कि जो औषधि चट्टानें वो परत के रूप में पाई जाती है। और पृथ्वी पे जो भी भूपृष्ठ है उसका जो 75% भाग है उस पर जो है कि कौन सी चट्टानें हैं? तो औषधि चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। विश्व के महत्वपूर्ण पतन एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। फेमेंटल ऑस्ट्रेलिया, सेंटोस ब्राजील, लिस्बन पुर्तगाल, न्यू ऑर्लियंस मैक्सिको। देखिए इसमें कुछ बंदरगाह का नाम दिया गया है और देश का नाम दिया गया है। इसमें से गलत कौन सा है ये बताना है। फेमेंटल पतन जो है बंदरगाह है वो कहाँ पे है? तो वो पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। सेंटोस ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका ब्राजील में पड़ता है ये बंदरगाह। लिस्बन बंदरगाह कहाँ पड़ता है? पुर्तगाल में पड़ता है। और न्यू ऑर्लियंस ये जो है कि मैक्सिको में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूएसए में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश का गलत युग्म बताइए। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार, टकाना ज्वालामुखी ग्वाटेमाला, माउंट इरेबूस ज्वालामुखी अंटार्कटिका, मेरापी ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनके और देश का गलत युग्म बताना है आपको। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये तो म्यांमार में है, ठीक है। टकाना ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। माउंट इरेबूस ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये अंटार्कटिका में है। और मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये यूएसए में नहीं है, ये आपका इंडोनेशिया में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र एवं देश का गलत युग्म बताइए। निजनी तालिग रूस, इताबीरा पहाड़ी ब्राजील, अल्बामा अमेरिका, पिलबारा क्षेत्र दक्षिण अमेरिका। देखिए प्रमुख लौह अयस्क और लौह अयस्क का क्षेत्र और देश का गलत युग्म बताना है। देखिए निजनी तागिल जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका रूस में। इताबीरा पहाड़ी जो लौह अयस्क क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? ये ब्राजील में पड़ता है। अल्बामा लौह अयस्क क्षेत्र अमेरिका में पड़ता है। और पिलबारा क्षेत्र जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में नहीं पड़ता है, ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? 38वीं समानांतर रेखा, 39वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 28वीं समानांतर रेखा। देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी समानांतर रेखा है? तो वो है आपका 38वीं समानांतर रेखा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष कर दी गई। देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको। जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसमें जो न्यायाधीश हैं उनके पद से सिद्ध
कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा उनके असमर्थता के आधार पर ही उनके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की संख्या मतलब आयु 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 64 कर दिया गया। देखिए 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको रिटायरमेंट की एज जो है कि 60 से बढ़ा करके कितना कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो ये जो है कि आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे 60 से बढ़ा करके 64 किया गया है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज जो है कि 60 से तो 62 है, बट जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है? ठीक है, तो ये पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया? 1948 की औद्योगिक नीति में, 1956 की औद्योगिक नीति में, 1980 की औद्योगिक नीति में, 1991 की औद्योगिक नीति में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया था? तो यह रखा गया था 1956 की औद्योगिक नीति में। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष थे सर एंड्रूज स्किन, श्रीनिवास अयंगर, डॉक्टर मुंजे मोतीलाल नेहरू। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो है कि आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरे जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।